नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा पे धनंजय के लिए उसने खीर बनाई थी। जब वो मंदिर से आती है तो तब तक वो बूढ़ी अम्मा भी वहाँ पर आ जाती है। ये लोग अभी यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कवि अवंतिका के बारे में, लेकिन तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर उनकी छत पर कुछ नकाबपोश थे। अब उन्हें देखकर ये सभी अब एकदम से ही अब अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेते हैं। तब तक वो नकाबपोश भी नीचे कूद जाते हैं और अब यहाँ पर उन सबके हाथों में तलवार थी। तो एक आदमी को यहाँ पर करण गुलेरिया मारते हैं तो उसके हाथों में से जो 2 तलवारें गिरी हैं तो उसमें को एक स्वाति उठाती और एक धनंजय, ये दोनों ही अब उन सभी को काफी अच्छी तरीके से एक अच्छी फाइट दे रहे थे। तो इधर अब तक इन सभी ने इन लोगों को मार गिराया था। अब उनके मारने के बाद अब यहाँ पर एक तरफ धनंजय पेरिस के लिए जाने के लिए कहते हैं तो करण को वो लंदन जाने के लिए कहते हैं ताकि अंजलि को सुरक्षित रखा जा सके। इधर अब तक स्वाति और आकांक्षा ये दोनों भी अब वहाँ से उनसे अलविदा लेकर यहाँ पर अपने चौपर की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसे ये दोनों यहाँ पर अपने चौपर में आके बैठती हैं तो ये चौपर को भी यहाँ पर मनाली के लिए ले लेती हैं। स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर आकांक्षा से कहती है हम कहाँ पर रहेंगे, क्या इसके बारे में कुछ सोचा है। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है देखिए हम वहीं पर ही जा रहे हैं, पहले जहाँ पर आप रहती थी बस हम वहीं पर ही रहेंगे। जब अनिका मैडम की याददाश्त आई थी और वो आपसे मिलने के लिए आई थी। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ठीक है फिर, हाँ ये एक अच्छी जगह रहेगी हम दोनों के लिए, चलो फिर वही चलते हैं। और ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा अब अपने चौपर को उसी तरफ ही ले लेती है। इधर कुछ ही देर में वे दोनों जैसे ही वहां पर उस लोकेशन पर पहुंचती हैं तो दोनों ही यहाँ पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर चौपर को लैंड कराती हैं। और अब जब ये चौपर लैंड हो जाता है तो वो अब यहाँ पर उसमें से निकल कर नीचे उतर कर अब जंगल की तरफ आगे जाने लगती हैं। स्वाति मल्होत्रा और आकांक्षा दोनों ही जब आगे जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर राघव पहले से ही उन दोनों का ही मानो वहाँ पर वेट कर रहा हो। वो पहले से ही उन्हें यहाँ पर अपने सामने दिखाई देता है। राघव को भी यहाँ पर देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है तुम यहाँ पर कब और कैसे आए, क्या तुम्हें पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अब स्वाति के सवाल पर अब वो बस किंग की स्टैचू को ही देखने लगता है, जिससे कि अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। क्योंकि जैसे ही राघव ने आकांक्षा की तरफ देखा तो स्वाति मल्होत्रा को समझने में देर नहीं लगती कि आकांक्षा ने ही जरूर यहाँ पर आने से पहले राघव को टेक्स्ट कर दिया होगा या उन्होंने उसे कॉल कर दिया होगा, जिसकी वजह से राघव यहाँ पर उन्हें वहाँ पर पहले से ही मिल गया। और अब यहाँ पर ये सोचकर वो तीनों ही अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और अंदर जाते हुए ही बूढ़े बाबा अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं मैडम मेरे लिए आपके लिए कुछ है। अब जैसे ही राघव ने ये कहा तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है क्या है राघव तुम्हारे पास। अब यहाँ पर राघव अब अपनी पॉकेट से अब उस केमिकल को निकालते हैं जो केमिकल यहाँ पर अनिका ने उसी गल के द्वारा बूढ़े बाबा तक पहुँचाया था। उस केमिकल को निकालते हुए राघव अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहते हैं मैडम ये केमिकल मेरे पास है। वो यहाँ पर अब उस केमिकल को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ये केमिकल कौन सा केमिकल है और ये आपके पास कैसे आया। इस बात पर अब राघव कहता है मैडम ये केमिकल अनिका बेटी ने आपके ही गल के द्वारा मुझ तक पहुँचाया था। और मैडम एक यही केमिकल ही वो वजह है जिसके लिए डोगरा परिवार अनिकरण फार्मेसी को लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस फार्मेसी से और कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था तो बस ये केमिकल। इस केमिकल के ऊपर ही इतने सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। राघव की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है लेकिन ऐसा क्या है इस केमिकल में राघव जो ये लोग अनिकरण फार्मेसी को लेना चाहते थे।
क्या ये कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है या ये कुछ ज़्यादा ही हानिकारक है? क्या इसके बारे में कुछ पता है? इससे पहले कि स्वाति अब वहाँ पर जाती कि तभी अब आकांक्षा स्वाति को रोकते हुए ही कहती है, रुकिए, आप यहीं रुकिए, देखिए इस केमिकल को ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर इस केमिकल को लेकर सबसे पहले इसे चेक करना चाहती थी कि आखिर ये किस तरह का केमिकल है और उनके दुश्मन इस केमिकल को क्यों लेना चाहते थे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को इसके बारे में शायद कोई अपडेट नहीं थी। और अब यहाँ पर इसलिए आकांक्षा को पहले से ही शक था कि ये केमिकल अगर उनके दुश्मन लेना चाह रहे थे तो वो यहाँ पर अभी इस तरह से स्वाति के लिए उसको चेक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आकांक्षा उन्हें रोकते ही कहती है, आप यहीं रुकिए, ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए अगर ये एयर के कांटेक्ट में आया ना तो आप दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये केमिकल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ तो मैं इसे देख सकती हूँ। इस बात पर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये अगर एयर के कांटेक्ट में आया तो ये सबके लिए काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। वैसे हम सभी यहाँ पर कब तक कैद रहेंगे? क्या इसके बारे में कुछ पता है? अब इस बात पर आकांक्षा जवाब देती हैं, अभी तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कल की सुबह मनाली के लिए अच्छी नहीं होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है सो बी रेडी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सुनते ही अब बूढ़े बाबा अब यहाँ पर कहते हैं, हाँ ठीक है, फिर मैं भी अपनी सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ, एक बार चेक तो करूँ। और ये कहते हुए ही बूढ़े बाबा अब यहाँ पर अपने सिस्टम को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में बस अभी एक ही बात आती है और वो अब यहाँ पर आकांक्षा से कहती है, सभी पशु और पंछियों को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर ये सब होने वाला है तो हमें सबसे पहले उन्हें बचाना होगा। इस बात पर अब स्टैचू कहती है, देखिए आप उनकी चिंता मत कीजिए, किंग ने सब कुछ सोच कर रखा हुआ है, उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया है और वो गरुड़ तो अब तक अपने काम में भी लग चुका होगा। आकांक्षा की इस बात पर अब स्वाति कहती है, अगर किंग के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो फिर वो कुछ करते क्यों नहीं हैं? अरे वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब उन्हें पता है कि हमारे दुश्मन ऐसा कोई काम करने वाले हैं तो वो पहले से ही आगे क्यों नहीं आ रहे? वो पहले से ही सब कुछ प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर अब वो किंग की स्टैचू कहती है, देखिए वो किंग बस बर्ड्स और एनिमल्स को ही इम्यून कर रहे हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में तो उन्हें भी नहीं पता। उसके लिए अब सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी अगर हमें सभी को बचाना है तो। अब स्टैचू की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर अपने बुक सेक्शन की तरफ बढ़ जाती है। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अब अपनी बुक्स को ढूंढने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर कि वो इन बुक्स को जब ढूंढ रही थी तो इस उम्मीद से ढूंढ रही थी कि शायद इन बुक्स में इसे इनसी के बचाव का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तभी तो वहीं जब वो यहाँ पर बुक्स को ढूंढ रही थी तो वह यहाँ पर आकांक्षा सैटेलाइट इमेजिन की हेल्प से अब उस रहस्यमयी जंगल पर अब अपनी नज़र बनाए हुए थी कि आखिर अब उनके दुश्मन अब कौन से स्टेज पे हैं, वो कब क्या करने वाले हैं। जैसे ही आकांक्षा अब यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए उन पर नजर बना रही थी कि तभी उसकी नजर अब एक 6 फीट के एक इंसान पर जाती है जो कि उस जंगल से अभी बाहर निकल कर आ रहा था। वो इंसान जैसे जैसे उस जंगल से बाहर आ रहा था, उसके कदम जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ पर उसके संपर्क में आकर जितने भी प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए थे वो सभी अभी मुरझाते जा रहे थे। वो शख्स जितने अपने कदम आगे बढ़ा रहा था मानो पीछे सब कुछ जलता जा रहा था। इधर अपनी बुक को ढूंढ रही अभी स्वाति मल्होत्रा की नज़र जब सामने की स्क्रीन पर जाती है जहाँ पर आकांक्षा देख रही थी तो वो यहाँ पर अचानक से ही अपनी बुक्स को ढूंढना छोड़कर सीधा ही दौड़कर आकांक्षा के पास आ जाती है, क्योंकि जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने ये देखा, ये सब देखकर तो उसे भी काफ़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है। और वो भी अब अपनी नज़र स्क्रीन पर ही बनाए हुए थी। अब ये देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, राघव जल्दी करो, जल्दी से देखो, दरवाजे को बंद करो। ये हमें जल्द से जल्द इस दरवाजे को बंद करना होगा वरना हम सब की
जान भी खतरे में है। अब ये सुनते ही बूढ़े बाबा जल्दी से अपने सिस्टम को छोड़कर अब वो यहाँ पर एक बड़े से पत्थर को अब गुफा के सामने लेकर आ जाते हैं और उसके बाद वो भी से डिजिटली लॉक भी कर देते हैं। अब ये देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसे किसने बनाया है। अरे इतना इतना खतरनाक इसे कौन बना सकता है। इस बात पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं मैडम ये जो कोई भी है ये एक बेहतरीन साइंटिस्ट है। देखिए उन्होंने क्या चीज बनाई है। अरे इसके द्वारा तो वो सच में पूरी की पूरी दुनिया को ही नष्ट कर सकते हैं। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ साइंटिस्ट तो अच्छा है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो अपनी नॉलेज को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। अरे अगर वो इस नॉलेज को कहीं सही जगह पर इस्तेमाल करता तो शायद इस देश का भी भला हो पाता, इसके बदले इसके जरिए युवाओं का भी भला होता, न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियां बन जाती। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है ना कि जब यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं और वो जब अपनी इस नॉलेज को अपनी ताकत को इस तरह से और गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं तो उनका सामना करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फाइट करने के लिए इसके करीब अब कौन जा सकता है। अरे ये तो देखने में ही इतना खतरनाक है। और ये देखो ये जिस भी चीज़ के पास से होकर गुजर रहा है वो प्लांट पौधे वो सब देखो अपने आप ही मुरझा रहे हैं। तो सोचो जो इसके साथ फाइट करने के लिए जाएगा उसका क्या होगा। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब यहाँ पर आकांक्षा कहती है इसके करीब और कोई नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसके करीब मैं, एनी और जॉन हम तीनों जा सकते हैं क्योंकि हम तीनों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आकांक्षा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है नहीं आकांक्षा, जरा ध्यान से देखो उस जंगल में बने हुए उस लैब को देखो, इसका टॉप व्यू देखो। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आकांक्षा उस तरफ देखती है और अब आकांक्षा कहती है ये तो ट्रायंगल शेप है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ ये ट्रायंगल शेप है। अब देखो आकांक्षा मेरी बात ध्यान से सुनो। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब आकांक्षा को अपनी पूरी की पूरी बातें बताने लगती है। वो आकांक्षा को यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करती है। इधर स्वाति की पूरी बात को सुनने और समझने के बाद अब आकांक्षा कहती है क्या अब हमें उन्हें बुला लेना चाहिए। अब आकांक्षा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो कहती है जरा उन्हें एक मैसेज तो भेजो कि वो दोनों अभी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि देखो अब उनकी ज़रूरत हमें यहाँ है सबसे ज़्यादा। और ये सुनते ही यहाँ पर बूढ़े बाबा भी अब जल्दी से फिर से अपने सिस्टम की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो अपने सिस्टम पर बैठकर अब वहाँ पर एक मैसेज टाइप करते हैं। और उस मैसेज को टाइप करने के बाद वो इस मैसेज को अब उन्हें सेंड कर देते हैं, जिन्हें सेंड करने के लिए यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने कहा था। उस मैसेज को सेंड करने के बाद बूढ़े बाबा यहाँ पर फिर से अपने सिस्टम में काम करने में लग जाते हैं। इधर इस रहस्यमय जंगल में बने एक लैब में सर जी भी यहाँ पर नेत्रा से कहते हैं नेत्रा देखो हमारा काम हो गया है, अब बस हमें इसे देखना है कि ये अब कैसे क्या तबाही मचाता है। अब सच में ये सब देखकर बड़ा मजा आने वाला है। अब हम भी देखें कि इसे कौन रोक सकता है। सर जी की इस बात पर अब नेत्रा जो कि अपनी स्क्रीन पर ही अभी देख रही थी वो अब अपने मन में ही सोचती है वैसे तो ये सच में काफ़ी पावरफुल है और इसे फाइट करना सच कहूँ तो किसी के भी लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें इस बार अलर्ट तो रहना होगा क्योंकि हम जितने भी प्लान बनाते हैं ना वो किसी ना किसी कारण से फेल हो ही रहे हैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार अगर कोई भी चीज़ इसे फेल करने के लिए आती है तो उसके लिए हम पहले से ही अलर्ट हैं। या इधर नेत्रा को ऐसे किसी सोच में खोया हुआ देखकर अब सर जी नेत्रा से कहते हैं क्या हुआ है नेत्रा, तुम कहाँ खो गई हो। अरे देखो हमने कितना अच्छा आविष्कार किया है और उसके बाद भी पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। अरे देखो अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसे देखकर जो दिल को सुकून आएगा ना बता नहीं सकता। सर जी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है इससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं
इस बात पर अब सर जी कहते हैं तुम और मैं इससे इम्यून हैं, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है नेत्रा कि हम बिना अपने बचाव के इसके सामने जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक खतरा बन सकता है। इस बात पर अब नेत्रा कहती है कि तो फिर ठीक है, अगर ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो सोचिए मनाली शहर का ये क्या हाल करेगा, क्योंकि जब हमने तो इसे बनाया है ना, उसके बाद भी जब हम इससे सुरक्षित नहीं हैं तो मनाली शहर तो पूरा तबाह हो सकता है। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब जोर जोर से हंसने लगती है, मानो सच में नेत्रा और सर जी का सपना आज ही पूरा हो जाएगा। एक तरफ जहां पर दुश्मनों ने यहाँ पर अपना प्रहार कर दिया था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में यहाँ पर प्रीति अब प्रोफेसर वांगापुटू का ट्रीटमेंट करने में ही बिजी थी, क्योंकि अनिका के कहे अनुसार उन्हें जल्द से जल्द प्रोफेसर वांगापुटू को ठीक करना था, ताकि उनके अंदर जो ये डुअल पर्सनैलिटी है वो ठीक की जा सके। तो वहीं अभी एनी और जॉन ये दोनों बेबी यहाँ पर लैब में अपना काम कर रहे थे कि तभी एनी के सिस्टम पर अब एक मैसेज आता है। जैसे ही एनी के सिस्टम पर यह मैसेज आता है तो एनी अब इस मैसेज को जल्दी से खोलती है, और जैसे ही अब वो इस मैसेज को पढ़ती है तो इसे पढ़ने के बाद अब वो यहाँ पर जॉन को आवाज़ लगाती है, कहती है जॉन देखो जल्दी आओ, हमें मैसेज मिला है। उसकी बात को सुनकर अब जॉन कहता है क्या हुआ है एनी, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, अगर कोई बात है तो बताओ, देखो मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। जॉन की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है देखो बॉस का मैसेज आया हुआ है, हमें जल्द से जल्द मनाली जाना चाहिए, उन्होंने हम दोनों को ही मनाली बुलाया है। अब एनी की ये बात सुनते ही जॉन कहता है लेकिन एनी अगर हम मनाली चले गए तो फिर यहाँ पर सब कुछ कौन हैंडल करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अनिका मैडम और रोहित सर भी तो नहीं है ना, तो यहाँ पर काम कैसे चलेगा। अब तक यहाँ पर प्रीति भी अब प्रोफेसर वांगापुटू को चेक करके वहां से आ जाती है, और अब उनकी बातों को प्रीति सुन लेती है। उनकी बातों को सुनने के बाद अब प्रीति कहती है देखो तुम दोनों मनाली क्यों जाना चाहते हो, क्या मनाली में कुछ हुआ है। प्रीति की इस बात पर अब एनी अपनी स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगती है, और कुछ ही देर में वहां पर अब एक लाइव न्यूज लगा देती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एनी को पता चला कि उनकी बॉस उन्हें बुला रही है तो एनी को शक हो जाता है कि जरूर मनाली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जो उनकी बॉस ने उन्हें अचानक से उधर बुलाया है। और यही सब सोच कर अब यहाँ पर एनी यहाँ पर न्यूज सर्च करने लगती है कि क्या मनाली में सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही एनी ये सब करती है तो उसे यहाँ पर मनाली की न्यूज़ दिखाई देने लगती है, जिसकी एक वीडियो यहाँ पर एनी सबके सामने चला देती है। जब प्रीति सामने की न्यूज़ को देखती है तो उस न्यूज़ को देखकर तो प्रीति कहती है ओ गॉड, अब क्या होगा। इस बात पर अब जॉन कहता है मेरे ख्याल से देखिए वहाँ पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है तो अब तो मनाली शहर में लॉकडाउन अनाउंस कर देना चाहिए, सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, अपने दरवाजों खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके रखें, नहीं तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। जॉन की ये बात सुनते ही अब प्रीति कहती है क्या ये गैस इतना खतरनाक गैस है। जॉन की प्रीति की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है दिस इज सो हार्मफुल, सिर्फ मनाली ही नहीं आसपास के हर एक इलाके इस गैस के कारण सफर करेंगे। एनी की इस बात को सुनकर अब प्रीति और भी घबरा जाती है, और अब प्रीति कहती है क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे तुम दोनों तो एडवांस रोबोट हो ना, तो तुम्हें तो इसके बारे में कुछ तो पता ही होगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढो ना। अगर ये ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता रहा तो ऐसे तो ना जाने पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। प्रीति की ये बात सुनते ही एनी और जॉन दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, और वो कहते हैं सर जी की पर्सनैलिटी है, अब हमारी इसमें कोई हेल्प कर सकती है। अगर वो हमें इसके बारे में कुछ बता दें तो शायद हम इसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इधर इन दोनों की ये बात सुनते ही प्रीति भी अब अपनी एक गहरी सोच में चली जाती है। प्रीति भी अब कुछ सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे ताकि सर जी उन्हें सब कुछ बता दें। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब प्रीति के दिमाग में अब एक बात आती है, और वो अब कहती है
प्रोफेसर वांगापटू हमारी हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं। इस बात पर अब एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है और इधर एनी के इस रिएक्शन पर अब प्रीति कहती है कि हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब सर जी की पर्सनैलिटी प्रोफेसर वांगापटू के ऊपर हावी होती है और कब वो नॉर्मल प्रोफेसर वांगापटू बन जाते हैं। वो तो जब वो कुछ उल्टी सीधी बातें कहते हैं तभी हम उसके बारे में जान पाते हैं। आखिर अब ये सब कैसे संभव होगा कि अब उनके अंदर प्रोफेसर वांगापटू है या सर जी। प्रीति की इस बात को सुनकर अब जॉन कहता है आप इनके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखिए और जैसे ही आपको कोई भी सॉल्यूशन मिले तो आपको हमें इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जैसे ही इनके अंदर सर जी की वो पर्सनैलिटी आए तो देखो प्रीति अच्छी तरह से बड़े ही ध्यान से उनसे ये सब पूछने की कोशिश करना। जॉन की इस बात को सुनकर अब प्रीति भी कहती है ठीक है मैं यहाँ पर हूँ और हाँ तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी और अगर मुझे जैसे ही कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम दोनों को इन्फॉर्म करती हूँ और हाँ जरूरत पड़ने पर मैं राजलक्ष्मी भाभी को यहाँ पर बुला लूंगी। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, बेफिक्र होकर मनाली में जाओ और वहाँ पर सबको प्रोटेक्ट करो। प्रीति की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है ठीक है प्रीति हम वहाँ पर जा रहे हैं, बट मैं फिर भी यही कहूँगी बी केयरफुल, किसी को भी शक भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एनी की इस बात को सुनकर अब प्रीति कहती है ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों वहाँ पर जाओ क्योंकि तुम दोनों की यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है। प्रीति की ये बात सुनते ही अब जॉन और एनी दोनों ही चेंज करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं इधर प्रीति की नज़र सामने की स्क्रीन पर ही थी, जिसे देखकर सच में प्रीति की भी रूह कांप रही थी क्योंकि वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में भी क्योंकि महेंद्र पीरामल को अब राजमहल जाना था ये सोचकर कि शायद उसकी बहन रेवती को उसकी मदद की जरूरत हो, इसलिए महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर राजीव से कहता है यार देख अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि मुझे तेरी वहाँ पर बहुत ही याद आएगी। आखिर एक तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है ना। इधर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि मैं कोई तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ही ना हूँ महेंद्र जो तुझे मेरी याद आएगी। अरे तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं तेरी कोई गर्लफ्रेंड हूँ और तू मुझे वहाँ पर बहुत याद करने वाला है और मेरे बिना तो तेरा वहाँ पर मन ही नहीं लगेगा, तू खाना ही नहीं खाएगा। अरे बी रिलैक्स यार, रिलैक्स होकर जा और हाँ ध्यान से जाना। राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कैसा दोस्त है तू, हाँ बात मत करना अब तू मेरे से। इससे पहले कि इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कोई भी जवाब देते कि तभी उनके कानों में अब एक न्यूज़ सुनाई देती है और ये न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि वही मनाली की ही न्यूज़ थी। जैसे ही ये न्यूज़ राजीव के कानों में जाती है तो वो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो यश ने अब तक यहाँ पर चैनल को चेंज कर दिया था क्योंकि यश के हाथों में यहाँ पर टीवी का रिमोट था। जब यश ने टीवी को चलाया तो अचानक से उसके हाथ से न्यूज़ चैनल का बटन प्रेस हो गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ राजीव ने सुनी तो तब तक यश ने उसे फिर से चेंज कर दिया था। और अब यहाँ पर जैसे ही राजीव ने ये देखा तो राजीव को लगा कि उसे वो न्यूज़ सुननी चाहिए कि आखिर वो सब क्या था, क्या उसने जो भी देखा और सुना वो सही था या नहीं। इसलिए अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया यश से कहते हैं यश जरा वो ही न्यूज़ चैनल फिर से लगाना बेटा, देखो मुझे उसमें कुछ देखना है। अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब यश कहता है ओके चाचू दादू मैं भी लगा देता हूँ, और ये कहते हुए ही यह सब न्यूज़ चैनल फिर से लगा देता है। अब जैसे ही राजीव ने यहाँ पर न्यूज़ देखी तो राजीव के तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे से हो गए हों। वो बस यहाँ पर हैरानी से एक बार टीवी की तरफ देख रहा था तो एक बार महेंद्र की तरफ देख रहा था। तो वही महेंद्र जब उसने ये न्यूज़ सुनी, क्योंकि महेंद्र तो राजमहल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। महेंद्र ने अपने कंधे पर अपने बैग को टांगा हुआ था, लेकिन इस न्यूज़ को देखकर और सुनकर तो अब महेंद्र के कंधे पर जो बैग लटका हुआ था वो तो अचानक से नीचे ही गिर जाता है, मानो उसे यहाँ पर एक बहुत गहरा शोक लगा हो ये देखकर कि ये सब क्या हो गया। और इधर उसके मुंह से अब निकलता है और सर जी का एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, अब तो तबाही आने वाली है। अरे ये एक्सपेरिमेंट क्यों पूरा हुआ। इधर महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है
इतना इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट था ये, हाँ उनका। सच में क्या वो इतना बड़ा कुछ प्लान कर रहे थे? और ये कहते हुए ही राजीव अब यश से कहता है, यश यश देखो, आप अभी अपने रूम में जाकर खेलो, अभी आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। और इधर यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब यश भी कहता है, ठीक है मैं जा ही रहा था। जैसे ही अब यश वहाँ से जाता है तो अब राजीव गुलेरिया महेंद्र से कहता है, महेंद्र देख इस समय तू कहीं भी नहीं जा सकता है, अभी चल, तू मेरे साथ चल। अब यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, देख राजीव, अब तो मुझे जाने दे, मैं तुझे सच कह रहा हूँ ना, मेरा भी राजमहल जाना बहुत ही जरूरी है। तुझे तो पता ही है ना कि मेरी बहन वहाँ पर अकेले पता नहीं कैसे संभाल रही होगी, और अब तो वहाँ पर आलिशा भी नहीं है। अगर वहाँ पर आलिशा होती तो शायद मैं तेरे कहने से यहाँ पर फिर से रुक पाता, लेकिन अब मुझे अपनी बहन और राजमहल की चिंता हो रही है, और जो ये कुछ हो रहा है इसे देखकर तो मेरा मनोबोर भी घबरा रहा है। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, देख फिलहाल हम दोनों का यहाँ रहना बहुत ही जरूरी है महेंद्र, तुम इस तरह से तो सिचुएशन को देखकर नहीं भाग सकते हो ना। और ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब यहाँ पर उस टीवी को ऑफ कर देता है और वो वहाँ से अब जल्दी से अपने लैब की तरफ जाने लगता है। साथ के साथ यहाँ पर राजीव ने महेंद्र के हाथ को भी पकड़ा हुआ था और वो महेंद्र को भी अपने साथ उधर लैब में लेकर चला जाता है। एक तरफ जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, जिसे जो भी लोग देख रहे थे वो उनकी तो बस आंखें फटी की फटी ही रह रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस में यहाँ पर अब अंजलि के हाथ को पकड़कर आलिशा वैसे ही बैठी हुई थी। काफी समय हो गया था, वो बस अंजलि मामी के हाथ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर आलिशा को इस तरह से इतना इमोशनल होता हुआ देखकर अब राहुल आलिशा से कहता है, देखिए रानी साहिबा, कुछ खा लीजिए, आपके इस तरह से भूखे रहने से आपकी माँ को होश तो नहीं आ जाएगा ना। और वैसे भी उन्होंने बोला है ना कि वैसे भी रेखा मूर्ति आंटी ने बोला है ना कि उन्होंने इन्हें नींद की गोलियां दी हैं, तो बस उनकी वजह से ये अभी आराम से सोने वाली हैं। इस बात को सुनकर अब कविना आलिशा कहती है, देखो राहुल, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, इनकी ऐसी हालत हमसे देखी ही नहीं जा रही है। इनकी ऐसी हालत देखकर मेरा तो कलेजा फटने को हो रखा है। इस बात पर अब राहुल कहता है, मैं समझ सकता हूँ रानी साहिबा, मेरे ख्याल से अब हमें देखो यहाँ से चलना चाहिए। हमें बहुत समय हो गया है यहाँ पर आए हुए, और मैं नहीं चाहता कि अगर किसी को कुछ भी पता चला तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो प्लान यहाँ पर ब्रो ने बनाया है वो तो पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राहुल की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, ठीक है फिर हम चलते हैं। और ये कहते ही हुए ही आलिशा अब अपनी जगह से उठकर अब जाने ही वाली थी कि तभी अब आलिशा के कानों में एक आवाज आती है, मेरे बच्चों को मार दिया तुमने? हाँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जवाब दो, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने तुम्हारा? हाँ। इधर ये बात सुनते ही आलिशा अब जल्दी से अंजलि मामी की तरफ पीछे मुड़कर देखती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर वो अभी भी वही उन्हीं बातों को रिपीट कर रही थी, मानो उन्हें फिर से इसी चीज का एक दौरा सा पड़ा हो। तो अब यहाँ पर अंजलि मामी को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर अब आलिशा अंजलि मामी को संभालते हुए ही कहती है, माँ आप शांत हो जाइए, देखिए हम आपके साथ हैं माँ, हमें कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बार अपनी आंखें तो खोल कर देखिए माँ, हम आलिशा आपकी बेटी। इधर जैसे ही आलिशा ने ये कहा और ये बात जैसे ही अंजलि के कानों में गई, तो जैसे ही ये आवाज उन्हें सुनाई देती है, तो भी यहाँ पर अंजलि मामी धीरे धीरे से अब अपनी आंखों को खोलने लगती है। पहले तो यहाँ पर सब कुछ उन्हें धुंधला सा दिखाई देता है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो अपनी आंखों को खोल रही थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब उन्हें यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, तो अपनी आंखों के सामने यहाँ पर आलिशा का चेहरा अब उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि ने जैसे ही आलिशा को देखा तो बस वो उन्हें देखती ही रहती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही है।
कुछ वक्त तक तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिएक्ट करे तो क्या करे, लेकिन अब वो यहाँ पर हिम्मत करके अब उठकर बैठ जाती हैं और वो अब अपने हाथों से आलिशा के चेहरे को अब घुमाने लगती हैं कि कहीं कहीं ये उनका कोई सपना तो नहीं है, क्या सच में उनकी बेटी आलिशा उनकी आंखों के सामने है। इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से श्योर करना चाहती थी। और जब वो यहाँ पर उसके चेहरे को घुमा रही थी तो उसकी आंखों में अब आंसू आने लगते हैं। तो वहीं आलिशा अब उन्हें चुप कराते हुए ही कहती है, माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, हम और आकाश बिल्कुल दोनों पूरी तरह से ठीक हैं। आप देखिए, पहले अपने आप को संभालिए और पहले आप अच्छी तरह से ठीक होइए। देखिए हम दोनों के बिना आपने अपनी क्या हालत बना ली है। अरे ऐसे भी कोई करता है क्या? आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि आलिशा को अब कसकर अपने गले से लगा लेती है और उन्हें ऐसे देखकर अब राहुल अब अपने मन में ही कहता है, ये रानी साहिबा सच में कितनी लकी है। अरे इनके नसीब में तो दो माओं का प्यार लिखा हुआ है। एक राजमहल में है जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है और एक ये हैं जिन्होंने इन्हें पैदा किया था। सच में दो माओं का प्यार लेना कितनी लकी है ये। और एक मेरा नसीब था। अरे मेरे पेरेंट्स तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। मुझे तो कभी मेरे माँ और बाप का प्यार ही नहीं मिला। यहाँ पर ये सब देखकर सच कहूँ तो राहुल भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इन दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर अब राहुल को यहाँ पर अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है।